देखो हम लोग तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये जो है प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, इसमें 5 क्वेश्चंस है जो पूरी की है, राइट। तो ये हम लोग शेयर कर पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसमें खाली आंसर है, ये सॉल्व नहीं है यहाँ पे, राइट। तो वी विल स्टार्ट विद दिस एंड देन एवरीवन हैव एनी क्वेश्चन दैट वी विल टेक वन बाय वन, और जो भी टॉपिक है हम वो टॉपिक वाइज भी ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द कार्स ऑन अ यूज्ड कार लॉट 70% have air conditioning and 40% have a CD player. 20% of the cars have both. What is the probability that a car has a CD player given that it has a AC? तो ये क्या है, कंडीशनल का है। अब कंडीशनल का पता कैसे चलेगा तुम लोगों को, तो पहले मैं एक बार तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो एक तो होती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन इवेंट अकरिंग, कोई भी एक इवेंट होने का चांस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यस सुश्री। मैंने कुछ क्वेश्चंस भेज दिए हैं ठीक है, वो ग्रुप में। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ये 5 डिस्कस करने के बाद। तो व्हाट इज मार्जिनल, ओनली वन इवेंट, राइट। कोई भी एक चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, जैसे इवेंट ए, तो दैट इज योर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, राइट। वैसे ही अगर हमें ए और बी दो इवेंट है और हमें ये ढूंढना है कि ए और बी में से कोई भी एक इवेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, टू इवेंट्स ए एंड बी एंड एनी वन और बोथ विल हैपन, उसको हम पी ए यूनियन बी बोलते हैं। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है एन ऑफ ए डिवाइड बाय द एन ऑफ एस। एस यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस, और ए क्या है, द इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स। यूनियन के लिए ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक ए और बी में से कोई एक या दोनों इवेंट, इंटरसेक्शन में दोनों इवेंट साथ में पॉसिबल है, दोनों इवेंट साथ में, बोथ टुगेदर, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और कंडीशनल मेन है, क्योंकि तुम लोगों को कंडीशनल है और बेस थ्योरम भी है व्हिच इज बेस्ड ऑन कंडीशनल ओनली। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि दो इवेंट अगर है ए और बी, और हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट गिवन कि दूसरा इवेंट हो चुका है। जैसे यहाँ पे अगर हम पी ए स्लैश बी लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है और ये दे दिया है कि बी इवेंट हो चुका है, बी हैज हैपेंड, बी हैज अकर्ड। तो जो भी बाद में है वो अकर्ड हो चुका है, और जो भी फर्स्ट है वो उसका प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम लोग लिख लोगे, इसको भी मैंने अभी ग्रीन मार्क किया, ये वाला, ये वाला, देन ये यूनियन का, और ये मार्जिनल। ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो तुम लोगों को पहले, जो भी मैंने ग्रीन मार्क किया, वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। और कंडीशनल का मीनिंग क्या है कि वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, राइट, वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। सर यस। सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या यूज करना है? हाँ, वो अभी क्वेश्चन में डिपेंड करता है। पहले तो इसका मीनिंग अब पता होना चाहिए कि मार्जिनल यानी कोई एक इवेंट, यूनियन यानी दो में से एक इवेंट, इंटरसेक्शन दोनों इवेंट साथ में, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट दूसरा इवेंट हो चुका है। तो इसका मीनिंग इसलिए मैंने बताया कि इसका मीनिंग पता है, तो अभी हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा, राइट। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ये लिख लिया, कितनी लिख रहा है, शैल आई वेट
फॉर्मूलाज यू हैव रिटन, और ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, ये फाइल नंबर 08 है, प्रोबेबिलिटी दिनेश सर, एक्सेल फाइल है, बट इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो तुमको नहीं होंगे। ऐसे टेबल वाले तो नहीं है ना तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स? ऐसे वाले तो कुछ नहीं सिखाए है ना कि टेबल है दिया है और उससे तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, राइट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। हाँ ठीक है, इसलिए हम लोग खाली ये तो मीनिंग के लिए मैंने ये बताया। अब हम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं जो तुम लोगों को है। अब ये क्वेश्चन जो है, ऑफ द कार्स ऑन अ यूज्ड कार लॉट है ना, 70% हैव एयर कंडीशनिंग। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि 70% को एयर कंडीशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी, प्रोबेबिलिटी की कार एयर कंडीशन है 70%, तो हम उसको लिखेंगे 0.70। 40% हैव अ सीडी प्लेयर। तो सिंपल, ये सब सिंपल है, एक सिंगल इवेंट का एसी होना एक सिंगल इवेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी है। एसी क्या है, जस्ट ए नोटेशन, जैसे मैंने वहां पे ए बी लिखा था, तो ये एसी पूरा एक साथ है, एयर कंडीशन का शॉर्ट फॉर्म है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी इज 70%, राइट? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ की कार में सीडी है वो दिया हुआ है 0.40। अब ये क्या है, 20% ऑफ द कार्स हैव बोथ, बोथ यानी एयर कंडीशन भी है और सीडी प्लेयर भी है, दोनों साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, एसी इंटरसेक्शन सीडी, दोनों साथ में को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, राइट? तो ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन है, ये तो आंसर जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, चेक कर लेंगे आंसर इतना आ रहा है क्या, राइट? सो यहाँ पे क्या दिया था, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। एक सिंगल इवेंट का प्रोबेबिलिटी है तो वो तो सिर्फ उस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीडी, एंड बोथ टुगेदर यानी दोनों साथ में, दैट इज इंटरसेक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार हैज सीडी गिवन दैट इट हैज एसी? तो जब भी गिवन वर्ड आएगा इसका मतलब वो क्या है, कंडीशनल है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है, गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अब जो क्वेश्चन में दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार हैज अ सीडी, तो कार के अंदर सीडी है, गिवन, गिवन है तो हम स्लैश डाल के एसी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमें ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ CD स्लैश AC। इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ CD ढूंढना है गिवन कि AC ऑलरेडी है। अब इसका फॉर्मूला है कंडीशनल का, याद करने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे, तो सिंपल है कि जो भी दो इवेंट है न्यूमरेटर में उसका इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ CD है ना, दिस इज योर न्यूमरेटर, CD और AC दो इवेंट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन इज द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो भी गिवन इवेंट है, गिवन क्या है AC, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AC। यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला देखोगे जो मैंने बोला तुम लोग लिख लो, तो यहाँ पे है PA स्लैश B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो भी गिवन है वो डिनोमिनेटर में उसका प्रोबेबिलिटी और दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर। तो ये फॉर्मूला है। तो क्या हमारे पास ये दोनों फिगर्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ AC इंटरसेक्शन CD और CD इंटरसेक्शन AC सेम है, A and B and B and A is one and the same, राइट? तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है 0.20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ AC है 0.7। तो डिवाइड करके देखो, आंसर ये आना चाहिए 0.2857, बिकॉज दैट आंसर इज गिवन 0.20 divided by 0.70. So this was of conditional probability. Given है, right ना, given, तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गिवन वर्ड जब भी होगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है।
कितना आ रहा है आंसर? ये क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी Yes, को sir. डाउट है? क्लियर और एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? So now I will move to the next question. A company uses selling aptitude test in selection of salesperson past experience has shown that only 70% of all persons applying for a sales position achieved a classification dissatisfactory in actual selling, whereas the remainder were classified as satisfactory. यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी यूजेस अ सेलिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, एक सेलिंग एप्टीट्यूड टेस्ट यूज करती है कंपनी सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, और पास्ट एक्सपीरियंस में ये शो किया है कि 70% ऑफ ऑल पर्सन्स अप्लाइंग फॉर सेल्स पोजीशन अचीव्ड अ क्लासिफिकेशन डिससैटिस्फैक्टरी इन एक्चुअल सेलिंग। जितने भी लोग सेल्स पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से 70% डिससेटिस्फैक्टरी है, यानी एक्चुअल सेलिंग में वो प्रॉपर नहीं है, उनकी एक्चुअल सेलिंग डिससेटिस्फैक्टरी, राइट? Whereas the remainder were classified as remainder यानी रिमाइंडर 70% डिससेटिस्फैक्टरी है, तो 30% क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा। इसका आंसर तो दिया भी नहीं है इन लोगों ने, कोई नहीं। तो देखो पहले तो नोटेशंस दे देना है तुम्हें। अब डिससेटिस्फैक्टरी के लिए हम कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हम बार बार पूरा वर्ड लिखने से अच्छा हम इसके लिए यूज कर लेते हैं डी। सेटिस्फैक्टरी के लिए हम यूज करते हैं एस। तो यहाँ पे क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कि डिससेटिस्फैक्टरी है, जिन्होंने अप्लाई किया वो 70% है, और कि सेटिस्फैक्टरी है जिन्होंने अप्लाई किया बचा हुआ 70%, यानी बचे हुए 30%, या 1 माइनस 0.7, यानी अगर टोटल 100 स्टूडेंट है और 70 लोग पास हो गए, मतलब 30 लोग फेल हो गए, तो वैसे ही 70% डिससेटिस्फैक्टरी है, तो बचे हुए 30% सेटिस्फैक्टरी। तो ये दो दे दिया। पहले कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज गिवन, डायरेक्ट डोंट रन कि क्या पूछा है, क्योंकि पहले तो आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन की व्हाट इज गिवन। अगर तुमने आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं किया वर्ड प्रॉब्लम में तो रॉन्ग हो सकता है। अब 85% had scored a passing grade on aptitude test, 85% ने एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया। 85% ने पास किया यानी मतलब क्या? अब हम यहाँ पे पास के लिए पी यूज करते हैं, राइट? तो प्रोबेबिलिटी की एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया वो दिया हुआ है 0.85, तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि वो फेल हो गए, पास नहीं किया, वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.85, यानी 15% ने पास नहीं किया। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया, सब सिंगल है, सब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दी है। आगे क्या दिया है? ओनली 25% ऑफ दोस क्लासिफाइड अनसेटिस्फैक्टरी, जो अनसेटिस्फैक्टरी थे उसमें से 25% had passed the test on basis of information। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड है ये सेंटेंस में, एक है अनसेटिस्फैक्टरी और एक है पास, तो ये मार्जिनल नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्टरी और पास दो वर्ड है, अनसेटिस्फैक्टरी और पास। अनसेटिस्फैक्टरी के लिए हमने क्या डी यूज किया है, डिससेटिस्फैक्टरी एंड अनसेटिस्फैक्टरी। तो उन लोगों ने दे दिया है कि 25% जो अनसेटिस्फैक्टरी थे, यानी इट इज गिवन कि दे वेर अनसेटिस्फैक्टरी और वो लोग पास हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो ये इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ पास दिया है, गिवन कि वो लोग डिससेटिस्फैक्टरी वाले कैटेगरी में से थे,
दैट इज 0.25। जो पास हो गए और डिससेटिस्फैक्टरी या अनसेटिस्फैक्टरी कैटेगरी वाले थे वो दे दिया कि दोज क्लासिफाइड अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब जो अनसेटिस्फैक्टरी है ये हमें पता है, उसमें से पास होने का चांस 0.25 है, राइट। अब ये तो दे दिया बस, और तो कोई नंबर दिया नहीं है। ये सब गिवन था जो हमने आइडेंटिफाई किया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड बी सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी होगा वो, यानी पी एस हमें ढूंढना है, गिवन दैट ही पास द एप्टीट्यूड टेस्ट। गिवन है यानी हमें ढूंढना है सेटिस्फैक्टरी है, गिवन है कि वो पास है, तो हमें ये ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढना है, सेटिस्फैक्टरी का, तो हमने पी एस लिखा और गिवन लिखा है कि गिवन ही पास द एप्टीट्यूड टेस्ट, तो गिवन जो है वो हमने स्लैश करके लिखा। तो इसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढना है हमें। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमें ये ढूंढना है तो इसका तो अभी मैंने बताया, तुम लोग बताओ कि अगर हमें इसका फॉर्मूला ढूंढना है तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला। जैसे तो मैंने बताया कि एस इंटरसेक्शन पी, दोनों का इंटरसेक्शन गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी तो हमारे पास है, बट क्या हमारे पास इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन पी है, एस इंटरसेक्शन पी तो नहीं है हमारे पास, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। अब एस इंटरसेक्शन पी के लिए क्या फॉर्मूला है, इसलिए इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी है, या तो उसके दो फॉर्मूला हो सकते हैं, पी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए स्लैश या द अदर वन। तो क्या ये हमारे पास है, तो अगर हमें अभी इंटरसेक्शन ढूंढना है तो व्हाट वी विल डू इज एस एंड पी कैन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, तो इनटू प्रोबेबिलिटी एस स्लैश पी। बट ये तो हमारे पास है नहीं, ये तो ढूंढना ही है हमें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी स्लैश एस। बट वो भी नहीं दिया, राइट, वो भी हमें नहीं दिया है ना, तो हमारे पास पी स्लैश एस भी नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज ही नहीं कर सकते। अब तुम लोगों को एक चीज और इम्पोर्टेंट जो याद रखनी है, एक होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम। ये तो हमारे फॉर्मूला थे, अगर हमारे पास ये दोनों होता तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते और हमारे पास पी पी तो है, एनी वन फॉर्मूला वी वुड हैव यूज्ड इफ वी हैव द गिवन इंफॉर्मेशन, बट हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत सिंपल है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि जितनी भी कोई भी एक मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम, ये क्या बोलता है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट सम ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। हमें कोई भी मार्जिनल ढूंढना है तो वो कुछ और नहीं है, उसका इंटरसेक्शन जिसके साथ भी है वो ढूंढ लेंगे तो हमें मिल जाएगा। वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या कि अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का इंटरसेक्शन किस किस के साथ पॉसिबल है। पी का इंटरसेक्शन अनसेटिस्फैक्टरी के साथ पॉसिबल है और सेटिस्फैक्टरी के साथ, है ना, राइट।
तो यहाँ पे P का किसके साथ पॉसिबल है, अनसेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फैक्ट्री के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री intersection P plus probability of dissatisfactory intersection P. P का दोनों के साथ इंटरसेक्शन और उसको हम ऐड करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ P मिल जाता है। ये एक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमें बोलता है। अब हमें इसका भी फॉर्मूला तो पता है ना इंटरसेक्शन का, तो हमें क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ P दिया है बट हमें क्या नहीं मिला, हमें यहाँ पे क्या नहीं मिला, हमें ये चाहिए ना, क्या नहीं मिला, ये PS चाहिए, तो हम ढूंढ सकते हैं राइट, है ना, PS चाहिए। तो PSNP का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जो ऊपर हमने लिखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P/S, ये हो गया PSNP का। वैसे ही PDNP का क्या हो जाएगा, PDNP का प्रोबेबिलिटी ऑफ D इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P/D। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तो इसमें सारे वैल्यूज हमारे पास है। ये 0.85 है प्रोबेबिलिटी ऑफ P, प्रोबेबिलिटी ऑफ S है 0.30, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये नहीं है हमारे पास, P/S नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D भी है हमारे पास, that is 0.70 and probability of P/D भी है 0.25। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं x ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ P/S को, तो 0.30 x या y ले लेता हूँ, y प्लस ये कितना होता है 0.70 इंटू 0.25, तो 0.175 होता है क्या, इस पर चेक कर लो। तो 0.85 माइनस 0.175 तो 0.675 डिवाइड बाय 0.30 विल बी योर y। कितना आ रहा है y का आंसर, तो बट ये तो कुछ रॉन्ग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, और कोई भी प्रोबेबिलिटी ना 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। 30 और 25% है, 2.25 आ रहा है क्या इसका आंसर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हमने क्या मिस्टेक किया, कुछ भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बराबर है, पास फेल भी बराबर है, सेटिस्फैक्टरी भी बराबर है। हम ये भी लॉ ऑफ टोटल, टेकन ऑल द वैल्यूज आर तो प्रॉपर। एक बार तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर लो, उससे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 और हमारा आंसर आ रहा है 2.25। अब अगर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, तो हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि y क्या है, वही है प्रोबेबिलिटी P/S, तो हम ढूंढ सकते हैं, ये वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा और फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। बट एज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो वंस चेक द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बराबर है क्या, कैन एनीवन चेक। ये तो बराबर ही है, 17 to 0.25 इज आल्सो प्रॉपर, प्रॉपर ही लग रहा है मेरे को तो कैलकुलेशन, राइट। तो ये क्या गड़बड़ है, जस्ट हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, क्योंकि बाकी तो हमने तो सब बराबर ही लिए वैल्यूज। जस्ट अ सेकंड,
चैट जीपीटी करके भी देख लेते हैं। थर्टी लिया हमने भी लिया 70 85। टोटल प्रोबेबिलिटी 0.43। इसका अलग आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है व्हाट इज गिवन। तो देखो यहाँ पे कुछ हमने क्या मिस्टेक किया। पी स्लैश एस है, पी स्लैश हमने डी लिया था, इन लोग ने वो यू लिया है। पी स्लैश एस लिया है, वो तो हमने भी लिया था। पी स्लैश एस 85 है। अच्छा मैंने तो पास ले लिया 85। ओ वही, ये क्या था। हाँ, द रिमाइंडर वेर क्लासिफाइड एज सेटिस्फैक्टरी। 85% had scored a pass grade on aptitude test। अच्छा, तो ये ना पूरा साथ में है स्टेटमेंट। सी हमारा क्या मिस्टेक हो गया, मैंने जो ये लिया, ये मैंने क्या लिया, क्योंकि यहाँ कॉमा था तो मैंने ये स्टेटमेंट को अलग पकड़ा। बट दिस स्टेटमेंट इज इन कंटिन्यू, कि जो सेटिस्फैक्ट्री है, जो सेटिस्फैक्ट्री है उसके 85%, दिस इज दिस प्रोबेबिलिटी पी स्लैश एस इज गिवन। अब पी स्लैश एस 85 दे दिया है तो हमारा आंसर हो ही गया, राइट। और पी स्लैश डी ये भी दे दिया। तो अब तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हमारे फॉर्मूला थे नॉर्मल वही हमें यूज करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन इज मेन, जैसे मैंने बोला था। मैंने इसको क्योंकि कॉमा था तो स्टेटमेंट पूरा कंटिन्यू है, बट हम लोग ने यहाँ भी कॉमा दिया, राइट। तो यहाँ फुल स्टॉप देना चाहिए था, मुझे लगा ये स्टेटमेंट इसके साथ यहाँ पे खत्म होगा। सो दैट्स व्हाई। तो 85% हैड अ स्कोर, यानी जो सेटिस्फैक्ट्री है वो दे दिया है, और उसमें से पास कितने हो रहे हैं 85। जो अनसेटिस्फैक्ट्री है उसमें से पास कितने हो रहे हैं 25, राइट। टोटल फेल ये फिर हटा दो, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो है ही नहीं। और हमें डिससेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फैक्ट्री दिया। तो यहाँ पे ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और जो बेस थियरम है ना, बेस थियरम वो भी यही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है। तो बेस थियरम का तुम लोगों को एक फॉर्मूला है। अगर हमें कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, जैसे हमें ढूंढना है एस स्लैश पी, है ना। तो बेस थियरम हमें क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी जिसका ढूंढना है उसका उल्टा। एस स्लैश पी ढूंढना है तो पी स्लैश एस, ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जिसका भी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, अगर एस स्लैश पी का ढूंढना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट ऑफ द गिवन। एस स्लैश पी ढूंढना है तो पी स्लैश एस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी विच इज गिवन। तो ये बेस थियरम का फॉर्मूला है जब हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है। तो कंडीशनल में इंटरसेक्शन है तो वी यूज दिस फॉर्मूला, बट व्हेन इंटरसेक्शन इज नॉट देयर तो बेस थियरम में खाली क्या किया है, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिख दिया है। बेस थियरम में इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटरसेक्शन। तो हमारे पास तो सारी वैल्यूज है यहाँ पे। पी स्लैश एस है हमारे पास, दैट इज 0.30। पी स्लैश एस भी है 0.85, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। और पी स्लैश पी वो नहीं दिया हुआ है, राइट। अब पी स्लैश पी नहीं है तो फिर इससे हमें ढूंढना पड़ेगा जो मैंने बोला यहाँ पे। अगर पी स्लैश पी नहीं है तो हम इससे ढूंढते हैं, राइट। अब इससे ढूंढेंगे ये फॉर्मूला से, तो क्या हमारे पास ये सारे फिगर्स है। यस, पी स्लैश एस है हमारे पास
0.30 P/SV है 85 प्लस P/DB है 0.70 और इंटू P/D 0.25। तो ये कितना आएगा 0.30 इंटू दिस। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम बेस थ्योरम में यूज करते हैं। बेस थ्योरम क्या बोलता है हमें कि अगर हमें कोई भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ढूंढना है एज पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उस प्रोबेबिलिटी का जितना भी इंटरसेक्शन है वो सबको ऐड कर दो। और इंटरसेक्शन हम कैसे ढूंढते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री विद P ऑफ P/S। P क्या है यहाँ पे पास। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। कोई मुझे बता दो इसका आंसर। तो नहीं तो यहाँ पे हमने किया ही था ना, बस इसमें भी किया होगा वो 0.85। तो 0.43 इज द आंसर। और अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू डाल देंगे 0.43। तो योर फाइनल आंसर इज जो वहां पे दिया था 0.593। दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर। तो बेस थ्योरम का ना तुम लोगों को देखो अलग अलग आ सकता है। ये तो एक क्वेश्चन था सिर्फ। अब मेरे पास और भी क्वेश्चन होंगे बेस थ्योरम के जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, क्योंकि बेस थ्योरम भी तुम लोगों को है, राइट। So base theorem में I will show you one. So ये देखो ये बेस थ्योरम के क्वेश्चंस है। ये भी मैं भेज दूंगा अगर तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं तो। यहाँ पे क्या दिया है, assume that a factory has 2 machines और दिया है past records show that machine 1 produces 30% of the item of output and machine 2 produces 70% of the items. टोटल जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसमें से फर्स्ट मशीन पे 30%, सेकेंड मशीन पे 70%। फर्दर 5% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1, वो आइटम जो मशीन 1 प्रोड्यूस करती है उसमें से 5% डिफेक्टिव होती है और जो मशीन 2 प्रोड्यूस करती है उसमें से 1% डिफेक्टिव होती है। If a defective item is drawn, अगर हमें पता है कि आइटम डिफेक्टिव है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव आइटम मशीन 1 से प्रोड्यूस हुई थी या मशीन 2 से प्रोड्यूस हुई थी। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो तुम लोगों को यहाँ पे समझेगा कि देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कोई भी तुम्हें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दिया होगा। अगर एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं और 2 ही मशीन है तो ऑब्वियस है कि सारे 100% प्रोडक्ट वो 2 मशीन से ही बनेंगे। तो मशीन 1 से 30% और मशीन 2 से 70%। तो यहाँ पे A1 A2 हमने लिया है तो प्रोबेबिलिटी A1 30%, प्रोबेबिलिटी A2 70%, right? 30% means 30/100 and what is given here 5% of the items produced by machine 1। हमें ये पता है वो मशीन 1 से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज गिवन, और उसमें से 5% डिफेक्टिव थी। तो डिफेक्टिव के लिए हमने डी किया है, यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं, राइट है ना। तो प्रोबेबिलिटी कि आइटम इज डिफेक्टिव इफ इट इज गिवन कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1, दैट इज 5%, 0.05। और आगे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 एंड इट इज डिफेक्टिव, तो वो 1% है। तो प्रोबेबिलिटी कि आइटम इज डिफेक्टिव व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड, ये हमें पता है कि वो मशीन 2 से प्रोड्यूस हुई है तो वो 0.01 है। तो तुम्हें 2 मार्जिनल दिया होगा, 2 मार्जिनल का टोटल तो 1 होगा और 2 कंडीशनल दिया होगा। जैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 2 मार्जिनल दिया था और 2 कंडीशनल दिया था, राइट। 2 मार्जिनल एंड 2 कंडीशनल दिया होगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या 3 मार्जिनल या 3 कंडीशनल भी हो सकता है, वो भी हमारे पास एक एग्जांपल है। तो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ सम्स कम,
तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वो लोग उल्टा पूछेंगे, जो भी कंडीशनल दिया है इसका उल्टा पूछ सकते हैं। D/A1 दिया है तो ये अब जैसे इन लोगों ने पूछा है यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन देखते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। अगर हमें ये पता है वो मशीन 1 से प्रोड्यूस हुई है, नहीं हमें ये पता है कि आइटम डिफेक्टिव है और ये ढूंढना है कि वो मशीन 1 से प्रोड्यूस हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, what is the probability that the item was produced by A1 machine 1 when we know कि item is defective. Similarly, what is the probability कि item was produced by machine 2 when we know that the item was defective. तो ये हम दोनों को ये दोनों ढूंढना है, इसका उल्टा ही पूछेंगे। अब एज पर बेस थियरम BA/ES ये इसका फॉर्मूला है। अगर तुम्हें A1/D ढूंढना है तो सबसे पहले तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा जो भी ढूंढना है उसका उल्टा। A1/D ढूंढना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी फर्स्ट है, A1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड दैट इज D, तो डिफेक्टिव, राइट। तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें से क्या क्या गिवन है, ये जो न्यूमरेटर में है ये तो गिवन ही रहेगा, DA1 दिया हुआ है और A1 भी दिया हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर है वो नहीं दिया होगा। और वो हम कैसे ढूंढेंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोलता है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ D ढूंढना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D का इंटरसेक्शन फाइंड करो और वो इंटरसेक्शन को ऐड कर दो। As per law of total probability, probability of D is nothing, probability of D intersection with A1 plus probability of D intersection with A2। बेस थ्योरम में ये स्टेप्स फिक्स है, हमने जो ये सम किया उसमें भी वही किया, राइट। यहाँ पे भी हमने वही किया, इंटरसेक्शन है ये दोनों। और ये इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं होता है तो बेस थ्योरम में एक ही लॉजिक है कि D का A1 के साथ इंटरसेक्शन पॉसिबल है और D का A2 के साथ। दो इंटरसेक्शन है क्योंकि दो मार्जिनल दिया है, तीन मार्जिनल होगा तो तीन इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो सिंपल है कि जो A1 का मार्जिनल है वो A1 का जो दूसरा प्रोबेबिलिटी दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट इंटरसेक्शन, A2 का A2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड इंटरसेक्शन मिल जाएगा। वही यहाँ पे किया है, D इंटरसेक्शन A1 कैसे मिलेगा, A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A1। D इंटरसेक्शन A2 कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन A2, यानी फर्स्ट मार्जिनल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कंडीशनल, A1 का मार्जिनल मल्टीप्लाइड बाय A1 का कंडीशनल, A2 का मल्टीप्लाइड बाय A2, तो दो इंटरसेक्शन मिलेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ D मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ D मिल गया तो बस बेस थ्योरम अप्लाई करो, न्यूमरेटर तो हमारे पास है, numerator we have already, so we will use the base theorem। तो A1/D हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो आ गया, ये किस चीज का प्रोबेबिलिटी आया कि आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1 गिवन दैट द आइटम वाज डिफेक्टिव। और वैसे ही A2 का अगर हमें ढूंढना है, दिस इज नॉट A1, दिस इज A2, तो A2/D ढूंढना है तो probability of D/A2 into probability of A2 upon probability of D। तो ये सब हमारे पास दिया हुआ है तो हमारा आएगा 0.3181। यानी if we know that the item is defective and the item was produced by machine 2, उसका चांस है 0.31, and if we know item was defective and it was produced by A1, उसका चांस है 0.6818। तो बेस थियरम का ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को। इवेंट के नोटेशंस कुछ भी ले सकते हो, दिस इज जस्ट द नोटेशंस A1/D। वो जैसे हमने यहाँ पे नोटेशंस अलग लिया था, BPS लिया था, राइट। तो दिस इज क्लियर, क्या ये क्लियर है क्या तुम लोगों को, एनी डाउट इन दिस? आई विल शेयर दिस फाइल्स, और ये वाले फाइल्स है ना, 3 सम है बेस थियरम के लिए, तुम लोग ये तीनों सम सॉल्व है वो फाइल में, और ये तुम लोग देख के भी जाओगे ना, या तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन है वो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना,
तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, राइट। ये सब तो क्लास के क्वेश्चन ही है, बेस थियरम के भी होंगे, वो फाइल में से भी करते हैं, ये भी करते हैं। और नॉर्मल, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 15 या 20 मार्क्स के लिए आएगा, ये भी मैं। बट ना ये अगर नहीं भी हुआ तो इतना टेंशन नहीं है, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको भी समझना है ना, मैं तो बहुत ब्रीफ में समझा पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। ये एक लेक्चर है यूट्यूब पे, BA07, राइट, 9 जुलाई का है, BA07 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक लेक्चर देख लोगे, और BA06 बाइनोमियल का है, अगर ये भी है तो ये दो लेक्चर तुम लोग फॉरवर्ड कर करके भी देख लोगे, तो ये दोनों टॉपिक पूरा 95 to 99% तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। BA06, BA07 यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट वाइज, तुम लोगों का ये पेज ओपन होता है तो तुम लोगों को प्लेलिस्ट पे जाना है, और प्लेलिस्ट पे जाके BA वाले बिजनेस एनालिटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके तुम लोगों को सब इधर राइट साइड पे मिल जाएगा। ये BA07, BA06, ये दो लेक्चर तुम लोग देख लोगे तो ये दोनों टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, राइट, नॉर्मल एंड बाइनोमियल। अब इसमें और कौन से क्वेश्चन है पहले हम वो देख लेते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, a sample of 3 items is selected at random from a box containing 12 items of which 3 are defective। यानी 3 आइटम, हम एक बॉक्स में 12 आइटम है, उसमें से हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो 12 में से 3 आइटम डिफेक्टिव है, मतलब 9 आइटम डिफेक्टिव नहीं है। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेट 3 सिलेक्टेड आइटम्स along with probability of a defective combination। और हम 12 में से 3 आइटम निकाल रहे हैं, तो कितनी डिफेक्टिव हो सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा है। तुम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड टू ऑल कि नहीं अलाउड है? यस सर, है अलाउड है। ओके, कोई मॉडल स्पेसिफिक है कि कोई भी मॉडल लेने बोले? क्योंकि मुंबई में तो 991 ES प्लस था, तुम लोगों के पास आई डोंट नो विच मॉडल है, बट ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ना अभी, इसमें हमें वो पता होना चाहिए, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से या तो सॉल्व कर सकते हो, या साइंटिफिक है तो डायरेक्टली उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक बॉक्स में टोटल आइटम कितना है, राइट, तो दैट इज 12, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 12 सिंपल है कि ये हमारा है टोटल आइटम, सैंपल स्पेस। उसमें से कितने आइटम डिफेक्टिव है दिया है, हाउ मेनी आइटम्स आर डिफेक्टिव इन दैट, 3 आइटम्स आर डिफेक्टिव, राइट। तो 3 आइटम डिफेक्टिव है, और हम सैंपल भी 3 निकाल रहे हैं, सैंपल भी हम 3 निकाल रहे हैं। टोटल डिफेक्टिव इज 3 एंड सैंपल कितना है, 3 आइटम्स। अब पहले तो हमें सैंपल स्पेस निकालना है। अगर हम 12 में से 3 आइटम निकालते हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर, तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो पता होना चाहिए, राइट। तो अगर हम 12 में से 3 आइटम निकालते हैं ना, तो NS जो यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, N स्मॉल लेना है, तो सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12C3,
वो 12 थोड़ा ऊपर लिखते हैं और 3 थोड़ा नीचे लिखते हैं, मतलब दिस इज द 12 कॉम्बिनेशन 3। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता होगा ना, तुम लोग ने कभी सुना होगा तो 12C3 अगर साइंटिफिक है तो तुम लोग ये डायरेक्टली साइंटिफिक में टाइप कर सकते हो। 12 तो नंबर होता है, राइट? 12 तो नंबर होता है और 3 भी नंबर है। सी के लिए अगर तुम लोगों के पास 991ES प्लस है अगर, तो उसमें शिफ्ट दबा के तुम लोगों को डिवाइड वाला की प्रेस करना पड़ता है। कहीं पे सी होगा कॉम्बिनेशन, एनसीआर करके कहीं पे तो होगा, तो तुम लोगों को वो शिफ्ट या अल्फा दबा के वो की प्रेस करने से तुम लोगों को ये 12C3 टाइप करोगे तो आ जाएगा। अगर साइंटिफिक में तुम लोगों को नहीं पता है, देन यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल। ये सब पता है कैलकुलेशन की, मैं बताऊं? अगर पता है तो नहीं बताता हूँ। पता है कि नहीं पता है? एन फैक्टोरियल पता है। अपॉन, हाँ पता। सबको पता होगा ना, ये तो बहुत बेसिक है। तो ये फॉर्मूला से भी तुम लोग निकाल सकते हो या साइंटिफिक में डायरेक्ट आ जाएगा। तो 12C यानी 3 का क्या होता है? 12 फैक्टोरियल अपॉन, और फैक्टोरियल तो पता है ना, 12 इंटू दिस। तो इसका कोई मुझे आंसर बताएगा क्या आएगा 12C3 का साइंटिफिक से डायरेक्ट निकाल के? दैट इज यानी कि 9, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3, 1 is 3, 3 for 2 बचा 2, 5 is 15 इंटू ये 220 आ रहा है क्या? 220। 220, यस। तो योर सैंपल से स्पेस विल बी 220। 12 में से 3 आइटम हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब उन लोग ने बोला 3 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिफेक्टिव इज 0, एक तो ये हो सकता है। 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि डिफेक्टिव इज 1, तो हमें ये भी ढूंढना पड़ेगा। 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिफेक्टिव इज 2, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीनों डिफेक्टिव आ जाए, क्योंकि 12 में से 3 डिफेक्टिव है। तो हमें इन चारों का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। अब 0 डिफेक्टिव है तो हम n ऑफ D0 कैसे ढूंढेंगे? n ऑफ D0, 0 डिफेक्टिव है मतलब क्या? यहाँ पे देखो 12 में से 3 डिफेक्टिव है, तो जो डिफेक्टिव नहीं है वो 9 है। अगर 0 डिफेक्टिव है मतलब हमने वो 9 में से चूज किया। तो 0 डिफेक्टिव कब पॉसिबल है? जब 9 में से 3 सिलेक्ट किया। तो 9C3 का आंसर आएगा 84। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जो हमारा नॉर्मल मार्जिनल का n ऑफ D0 की डिफेक्टिव 0 है, डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे 84 डिवाइड बाय 220, दैट विल बी योर, कितना आएगा? 0.3 समथिंग, 0.38। और 4 डिजिट तक लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टेक अप टू 4 डिजिट्स। एग्जैक्ट 38 आ रहा है क्या? 0.3818। तो टेक अप टू 4 डिजिट्स। अब वैसे ही हमें अगर ये ढूंढना है, अब 1 वाला ढूंढना है, तो 1 वाले का भी क्या करोगे? एन डी इज इक्वल टू 1, मतलब एक डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या? 2 तो हमने वो 9 में से ढूंढा, 9 आर नॉट डिफेक्टिव, तो 2 हमारा 9 में से ढूंढा, तो 9C2, और एक वो डिफेक्टिव में से ढूंढा, 3 डिफेक्टिव था तो इंटू 3C1, 9C2 इंटू 3C1। 9 डिफेक्टिव है नहीं था, उसमें से 2, और डिफेक्टिव 3 था, उसमें से एक चूज करेंगे, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी कि एक डिफेक्टिव है। तो इसका कितना आएगा?
3C1 is to 3 and 108 आ रहा है क्या? हाँ can anyone confirm 9C2 into 3C1? This is the formula कि n of defective 1 divided by n of s. ठीक है, तो it will be something around 110 होता है तो 0.45 हो जाता तो 0.49 समथिंग, देख लेना कैलकुलेशन तो तुम लोग। और अब n डिफेक्टिव 2 है अगर, राइट, n अगर डिफेक्टिव 2 है तो सिंपल है कि हमने जो विदाउट डिफेक्टिव है वो एक ही आइटम चूज किया, तो 9 में से एक चूज किया और जो 3 डिफेक्टिव था उसमें से 2 चूज किया, राइट। तो 9C1 is to 9 and 3C2 is 3, so 9 3s is 27. So therefore probability the defective 2 items है is nothing but n of d is equal to 2 divided by n of sample space. So that is your 27 divided by 220. तो 0.1 and 5 है तो 0.12 समथिंग आएगा, ठीक है। और वैसे ही 3 अगर डिफेक्टिव ढूंढना है हमें, 3 डिफेक्टिव्स मींस व्हाट कि हमने करेक्ट विदाउट डिफेक्टिव में से 0 चूज किया, तो 9 में से हमने 0 चूज किया और 3 डिफेक्टिव था वही पूरा तीनों हमने चूज कर लिया। तो 9C0 is to 1 and 3C3 is also 1, ये तो 1 ही आएगा, एक बार चेक कर लो। तो प्रोबेबिलिटी की डिफेक्टिव इज 3 ना, आंसर यहाँ दिया तो है बट यहाँ पे ना इन लोगों ने अच्छा वैसे दिया, बट इन दोनों का सेम तो नहीं हो सकता है आई गेस, मेरा तो अलग आ रहा है, एक बार तुम लोग चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो, बट मेथड इज दिस, राइट। So that is n of d is equal to 2 so that is 1 divided by, यहाँ तो ये दिया है बट हमारा तो 1 divided by 220 आ रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना आंसर यहाँ पे दिए, आई डोंट नो, ठीक है। ये तो नॉर्मल था कि ऐसे सैंपल स्पेस हमें यूज करके करना था, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैज 2 डिफेक्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्टेड, एक यूनिट में 2 डिफेक्ट है, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ प्रोडक्ट विदाउट एनी डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट एंड 4 डिफेक्ट। तो देखो पॉइजन के लिए पॉइजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए अब तुम लोगों को, पॉइजन यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला पहले तो तुम लोग लिख लोगे। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ढूंढना है तो m रेस टू x इंटू e रेस टू माइनस m अपॉन x फैक्टोरियल, अपॉन x फैक्टोरियल। पॉइजन में हम ये ढूंढते हैं और साइंटिफिक में e आ जाता है, e की होता है जो शिफ्ट या अल्फा दबा के e प्रेस करना होता है, वो तो आई गेस की सबको आता होगा, राइट। तो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन, ये लिख लो तो इससे तुम्हारा वो सम सॉल्व हो जाएगा। अब पॉइजन में दिया क्या होता है, खाली मीन दिया होता है, एवरेज दिया होता है, एक ही नंबर दिया होता है जो होता है m, हमारा m विल ऑलवेज बी गिवन, और x क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है वो हमारा क्या है, x है। तो हमें खाली m और x चाहिए तो हम ये ढूंढ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये लिख लिया आई होप, तो अब यहाँ पे क्या पूछा,
Suppose that a product has 2 defect per unit. 2 defect दिया है तो वो हमारा क्या है, m है, m is 2. पहला क्या पूछा है, using Poisson distribution calculate probability of finding a product without any defect. तो x is 0, इसका probability ढूंढना है, यानी हमें ढूंढना है probability of 0 defects. तो probability of x का फॉर्मूला तो मैंने वहां पे बताया तुम लोगों को, m raised to x, तो यानी m raised to 0. अब यहाँ पे raised to की जगह मैं तो 0 लिख रहा हूँ, तो पावर में लिखना है तुम लोगों को, मुझे पता नहीं यहाँ पे पावर के लिए डायरेक्ट आता है क्या, आई डोंट नो, इसमें तो मुझे नहीं पता पावर में कैसे लाऊं, ठीक है, बट ठीक है. तो m रेज टू 0 लिखो, जो 0 इज इनटू पावर, जैसे यहाँ पे लिखा है, इनटू, ये इनटू है साइन, x नहीं है, e रेज टू माइनस m, और माइनस m भी रेज टू में लेना है, m कितना है 2, तो e रेज टू माइनस 2 एंड होल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल. अब ये साइंटिफिक में तुम डालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा दिया है 0.135 वहां पे, तो वही आना चाहिए, वही आना चाहिए. तो बस फिर दिया है 3 डिफेक्ट 4 डिफेक्ट. तो पॉइजन एंड बाइनोमियल तो फॉर्मूला पे बेस्ड है, बट पॉइजन का मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉइजन का यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बिकॉज इस साल पॉइजन नहीं था मुंबई डिवीजन को. बाइनोमियल और नॉर्मल था, जो BA06 BA07 में पूरा टॉपिक तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो पॉइजन और भी इजी है, ओनली द मीन और एवरेज विल बी गिवन, m विल बी गिवन, x इज द नंबर जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करने हैं. इफ एनीवन इज चेकिंग तो प्लीज चेक एंड टेल मी 0.135 आ रहा है या नहीं आ रहा. So if any mistake तो we will come to know, but 99% तो इतना ही आना चाहिए. Anyone have scientific तो please check and tell. और यहाँ पे क्या आएगा, अब x3 है तो m raised to 3 into e raised to है ये -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसका आएगा 0.18. और वैसे ही 4 का ढूंढना है, वो तो तुम लोग ढूंढ लोगे, राइट, क्लियर. तो पॉइजन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, you have to remember the formula and then use it, right? Clear है ना, ये भी क्लियर है. दिस इज फॉर्मूला, बस याद रखो, पॉइजन इतना हार्ड नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ना तुम लोगों का नॉर्मल है. नॉर्मल नॉर्मल तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ही, बेस थ्योरम पे भी एक क्वेश्चन आएगा ही. देन नेक्स्ट इज दिस, bag contains 20 balls of which 15 are red color and 5 black. A random sample without replacement of 5 balls is taken. 5 बॉल हम निकाल रहे हैं. Find the probability that sample contains 2 black balls. तो देखो ये जो हमने किया ऊपर वाला भी ना, ये तुम लोग एक वो जो बोल रहे थे, एक्चुअली इसको हम लोग वो बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी मुंबई डिवीजन में नहीं था. तो यहाँ पे देखो टोटल बैग में 20 बॉल है, 15 रेड है, 5 ब्लैक है, ये तो हमें पता है. टोटल इज 20, रेड आर 15, ब्लैक इज 5. हम निकाल रहे कितने हैं, टोटल 5 बॉल निकाल रहे विदाउट रिप्लेसमेंट. तो अगर हम 5 बॉल निकाल रहे हैं तो NS क्या हो जाएगा, 20 में से 5, NS विल बी नथिंग बट 20 में से 5 यानी 20C5, 20C5 ये NS हो जाएगा. इसका कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम लोग कर लेना. चलो 20C5. अब उसमें से क्या लिखा है, 5 में से 2 ब्लैक बॉल है, तो 5 में से समझो इवेंट ए हम ले रहे हैं कि 2 ब्लैक बॉल्स,
तो हमारा Na क्या हो जाएगा? Na will be, 2 ब्लैक है और हमने टोटल 5 बॉल निकाला, मतलब 3 रेड है, 3 रेड है और 2 ब्लैक है। तो रेड टोटल कितना था? 15 था। तो 15 में से 3 और 5 ब्लैक, उसमें से 2। सो दिस विल बी योर Na। एंड एज पर हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें ढूंढना है कि 2 ब्लैक बॉल्स, तो सिंपल है, जो Na है मतलब 15C3 इंटू 5C2 डिवाइड बाई 20C5, जो भी आंसर इसका आएगा यहाँ पे दिया है 0.29, तो उतना ही आना चाहिए, राइट। 4 डिजिट तक बच लेना, यहाँ पे 2 डिजिट ही दिया है, तो दैट शुड बी योर आंसर। तो ऐसा तुम लोगों को आ सकता है, वैसा भी आ सकता है, और एक नॉर्मल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और जो अभी किसी ने भेजा था ना, वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सब 5 इमेजेस में the following data relating to the breakdown of a company during the week. नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे 0 1 2 3 4, और उसका प्रोबेबिलिटी दिया है, इसका प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है। फाइंड आउट द मीन ब्रेकडाउन पर वीक। देखो मीन अगर ढूंढना है ना, तो बहुत सिंपल है कि हम नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी करते हैं और उसका टोटल लेते हैं, तो हमें मीन मिल जाता है, मीन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी होगा एक सम सॉल्व, उसको टेबल बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं वैसे, जैसे कि ये है, देखो मीन, या उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज भी बोलते हैं। तो ये तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो x इंटू पी, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन था दूसरा तुम्हारा ये वाला, यहाँ पे भी वही है, x दिया है पी एक्स दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो x इंटू पी एक्स, और उसका जो टोटल लोगे उसको ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन बोलते हैं। उसका ये फॉर्मूला है समेशन x इंटू पी एक्स। तो योर आंसर विल बी दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन ये हो जाएगा। और अगर इसमें वेरिएंस भी है क्या तुम लोगों को, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस, की सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अगर वेरिएंस या एक्सपेक्टेड ये भी है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कॉलम तो हो गया x इंटू प्रोबेबिलिटी, और इसके टोटल को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। वेरिएंस निकालना है तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस 3 मोर कॉलम्स। वेरिएंस इज नथिंग, पहले तो x माइनस ईवी यानी 14 माइनस ये 12.09, 16 माइनस 12.09, 18 माइनस 12.09, x माइनस ईवी, फिर उसका स्क्वायर x माइनस ईवी स्क्वायर निकालना, और फिर x माइनस ईवी स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हें ये कॉलम मिलेगा x माइनस ईवी स्क्वायर इंटू पी, और ये कॉलम का जो टोटल होता है वो वेरिएंस होता है, और उसका स्क्वायर रूट is your standard deviation. Square root of this is your standard deviation. तो अगर ऐसे वाला सम है और इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन या एवरेज बोलेंगे तो x इंटू पी एक्स का टोटल, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे तो वो 3 कॉलम जो मैंने बताया वो निकाल के फाइंड करना है। राइट, क्लियर है? ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही है, ये तो सिंपल सम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल का तो देखो ये फॉर्मूला है एनसी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, विच यू ऑल शुड नो, ठीक है ना। और बाइनोमियल के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाइनोमियल ना सिर्फ तुम लोग आधा घंटे का भी लेक्चर मेरा देखोगे BA06 तो वो क्लियर हो जाएगा। पहले हम बाकी टॉपिक कवर करते हैं। BA06 BA07 जरूर देख लेना, पक्का देख लेना, बहुत हेल्प होगा तुम लोगों का, क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें एकदम क्लियरली मैंने बताया है, और तुम लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो आता ही है, मुंबई में तो आ ही रहता है और तुम लोगों को भी है तो आएगा ही, राइट। व्हाट इज इन द सेकंड में बाइनोमियल के ही क्वेश्चंस है। देखो बाइनोमियल में मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि यहाँ पे ना
तुम लोगों को एक तो प्रोबेबिलिटी दिया होता है, जैसे कि मेरी फाइल में मैं बता देता हूँ। ये तो फॉर्मूला जो मैंने वही लिखा है जो तुम लोगों को बताया। इसमें मीन होता है n इंटू पी और वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू। ये मॉडल में बोल रहा था 991 ES प्लस आ गया अभी तो। साइंटिफिक का हम लोग वो वाला यूज करते हैं जो ज्यादा इजी है। तो बाइनोमियल में क्या दिया होता है, एक तो p दिया होता है जो भी प्रोबेबिलिटी है दैट इज p, और एक n दिया होता है सैंपल स्पेस। तो n एंड p विल ऑलवेज बी गिवन इन अ क्वेश्चन, और q क्या होगा 1 माइनस p। फिर जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेंगे वो तुम्हें निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। तो मैं तो ये नया क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस इन माय फाइल आई हैव डिस्कस्ड इन द यूट्यूब लेक्चर। तो यहाँ पे दिया है 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स 5 टेल्स एटलीस्ट 3 हेड्स। 5 कॉइन्स है तो हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो कॉइन में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या टेल। तो हेड आने का चांस को हम p बोलते हैं विच इज 1/2, और टेल यानी 1 माइनस p आने का चांस भी हाफ। तो दोनों का 0.5 लिख सकते हो या हाफ लिख सकते हो। कितनी बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं 5, तो n इज 5। पहले में क्या बोला है इन लोगों ने 3 हेड्स, 3 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी की x इज 3, तो उसका फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, NCx इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सॉल्व करो इसको तो तुम्हें मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे तो फर्स्ट में तो था 3 हेड्स, अब है 5 टेल्स, बट p किसका प्रोबेबिलिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। p should be the probability of what is asked। x क्या होना चाहिए, जो p का प्रोबेबिलिटी है वो हमें x का वैल्यू लेना है। अब यहाँ पे 5 टेल है तो हम x यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, बिकॉज p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब यहाँ पे तो हाफ हाफ है तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, बट जनरली हाफ हाफ नहीं होगा। और अगर तुमने p को लिया है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और उन्होंने दे दिया है कि 5 फेलियर, तो इसका मतलब 0 सक्सेस। तो यहाँ पे दिया है 5 टेल, तो हमें क्या ढूंढना है, 0 हेड। तो x को 0 लेके सॉल्व करेंगे, x को 0 लेके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 5 लेके सॉल्व कर दिया है तो राइट आ गया आंसर, बट वो कोइंसिडेंसली आया है बिकॉज p और q दोनों हाफ था, इसीलिए p और q दोनों हाफ था इसीलिए। तो देखो x को 0 लेके करोगे तो 1/32 आता है। इसका आंसर ऐसे सॉल्व करना है जो ऊपर दिया है। इसमें सेम इसलिए आ रहा है बिकॉज p एंड q वैल्यू आर सेम, बट यूजुअली ये ध्यान रखो कि हेड 3 है तो हमने x 3 लिया, बट अगर टेल 3 होता तो हम x को 2 लेते। 2 क्यों लेते, बिकॉज n इज 5, उसमें से 3 टेल है तो 2 हेड है उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, 5 टेल है मतलब 0 हेड है उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। अब एटलीस्ट 3 हेड है, एटलीस्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 हेड मतलब कम से कम 3। तो यहाँ पे टोटल 5 है तो मतलब 3 का भी ढूंढो, 4 का भी ढूंढो, 5 का भी ढूंढो। तो 3 4 5 का ढूंढ के तीनों को ऐड करेंगे तो दैट इज योर एटलीस्ट 3। एटलीस्ट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 1 तो यू कैन डू दिस, अदर यू कैन डू इज 1 माइनस, अब 3 4 5 है, जैसे देखो मेरे फाइल में बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे n 9 था, यहाँ पे भी एटलीस्ट 3 बोला था। अब एटलीस्ट 3 बोला था मतलब क्या, 3 या 3 से बड़ा, तो मुझे 3 4 5 6 7 8 9 सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना पड़ेगा। एक तो ये मेथड है, बट क्योंकि इतने सारे मुझे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, अब कौन से नंबर बच गए, 3 से 9 तक तो हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी, तो कौन से बच गए, 0 1 और 2 बच गए। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 3। 1 में से ये तीनों का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो भी हमें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिखा है इसमें भी कि आइदर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। लेस देन 3 में भी 0 1 2 है,
तो यहाँ पे भी 3 कैलकुलेशन है, यहाँ पे भी 3 ही है। तो इफ यू फॉलो एनी तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब n बहुत बड़ा है, whenever n is a big number 9, 10, 12 और एटलीस्ट 3 बोला है, तो either you have to find all this and then add, और whatever is left जो बच गया उसका प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दोगे। तो दिस इज क्लियर। ये बाइनोमियल में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाइनोमियल तो तुम लोग देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, और लेक्चर बाइनोमियल का सुन लेना। और क्या है हमारे पास, और भी तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट याद आ रहा है तो मुझे बता दो। ये भी बाइनोमियल ही है, n दिया है, p दिया है, q हो जाएगा। देयर इज ओनली वन डिफेक्टिव, तो x1 लेके सॉल्व किया, नो डिफेक्टिव x0, एट मोस्ट वन यानी ज्यादा से ज्यादा 1, तो 0 और 1, एग्जैक्टली 4 तो 4 ले और सॉल्व करना। तो दिस आर ऑल बाइनोमियल न्यूमेरिकल्स, राइट। और ये तो वही सम आ गया, ये तो अभी जो मैंने मशीन का बताया था सेम सम है। मैंने इसका सॉल्यूशन भेजा भी है हैंड रिटन, राइट। एक इमेज भेजा था 3 सम, दिस इज द डिक्टो सेम सम कोइंसिडेंटली। वो तो मुंबई 2022 का सम था, सेम सम है। तो दिस तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दिस इज ऑफ बेस थियरम एंड दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेक्चर तो सुन लेना, बट एक सम मैं बता देता हूँ। और कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, नहीं तो नॉर्मल तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का आ सकता है इस पे क्वेश्चन। एंड दिस इज वेरी इजी, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम एंड हाउ टू फाइंड द फाइनल आंसर, राइट। तो पहले तो एक ये याद रखो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसमें ये डायग्राम बनाना होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बोलते हैं, और इसमें दोनों साइड 50% 50% होता है, और सेंटर लाइन इज योर म्यू, म्यू मींस मीन, एवरेज। यहाँ पे हम एवरेज करते हैं मार्क, और लेफ्ट वाला एरिया 50% 0.5 और राइट वाला 0.5। और इसमें हम लोग जेड टेबल भी यूज करेंगे, जेड टेबल। तो जेड टेबल देने वाले हैं या तुम लोगों की बुक में है जेड टेबल, दे विल प्रोवाइड, कैन एनीवन कंफर्म? बिकॉज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं जो जेड टेबल यूज करता हूँ वो तो ये है, ओनली पॉजिटिव वन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी जेड टेबल होता है, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी जेड टेबल होता है। So I don't know which Z table they are going to provide you, or which Z table is there in the book. You all can confirm it, right? If this type of Z table is given, anyone have any idea about the Z table? हाँ, किसी को है आइडिया कि नहीं है? है सर, उन्होंने कॉलेज वालों ने प्रोवाइड करवाया है। करवाया है ना, ठीक है। वो ये इसी तरह का है कि कुछ अलग है? अगर तुम लोग के पास है सर यही है, सेम है। यही है तो फिर ठीक है, मैं यही Z table से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये डायग्राम बना, उसके अलावा तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, म्यू मीन्स मीन, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्वेश्चन में दिया होगा, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। और x क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, x इज द नंबर जिसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, एंड म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये वाला ही डिस्कस करते हैं जो तुम लोगों का क्वेश्चन है। Find the probability that a random variable having standard normal distribution will have the value between 0.87 and 1.28, between minus 0.37 and 0.62। तो इन लोगों ने तो प्रोबेबिलिटी के वैल्यू दे दिया। ये वाला तो बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही नहीं है।
इन लोग ने क्या दे दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.87 होगा या 1.28 होगा, जो z वैल्यू है वो दे दिया है, राइट, कि प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन दिस एंड दिस, z वैल्यू इज बिटवीन दिस एंड दिस, z वैल्यूज पूछा है। तो z वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे ना z का वैल्यू 0 होता है। why 0? See, the formula of z is what? x minus mu. अगर mu 10 है और x भी 10 है तो 0 upon st, तो z will be 0 at mu. At mu always z is 0. At mu always z is 0. But this is very different type of question because they have given the z values. तो ये 0 है तो यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। अगर हम z वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली 0.87 will be on the right and 1.28 will be more on the right, और between बोला है तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया, हमें ये बीच का शेडेड एरिया ढूंढना है, बीच का शेडेड एरिया ढूंढना। तो व्हाट यू डू इज कि 0.87 का तुम्हें z टेबल से एरिया निकालना है पहले। तो 0.87 कैसे देखोगे, इधर से 0.8 है यहाँ पे लेफ्ट में और 0.07 ऊपर देखोगे तो 0.87 ये है 3078, 0.3078। इसको मैं तो बोलता हूँ एरिया अंडर द कर्व, तुम लोगों को इसको क्या बोलना सिखाया है आई डोंट नो। आई से इट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व AUTC, जैसे कि मैंने मेरे फाइल्स में लिखा होगा कि जब हम ढूंढते हैं तो मैं उसको AUTC बोलता हूँ। अब AUTC क्या होता है ये डायग्राम में मैं वो बता देता हूँ। हमने 0.87 का ढूंढा वैल्यू, तो फ्रॉम दिस सेंटर लाइन टिल दैट 0.87 लाइन, ये जो अनशेडेड एरिया है राइट साइड का वो 0. वो वैल्यू है जो भी था, कितना वैल्यू था वो z टेबल का 0.3078। तो 0.3078 represents the area from the center line from the mu till that point। तो ये राइट साइड का अनशेडेड एरिया 3078 है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि वो 0.3078 देखो जो दिया है वो कौन सा एरिया है। तो तुम लोग इसने तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉल्व किया है, बट पहले कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज्यादा बेटर है। तो उसको मैं AUTC बोलता हूँ कि हमने z निकाला, z वैल्यू दे दिया है तो डायरेक्ट हमने निकाला, और वो एरिया क्या होता है मीन से लेके वो पॉइंट तक का ये एरिया। अब वैसे ही हम 1.28 का निकालेंगे, 1.28 का, तो 1.28 का z टेबल से तो ये 1.2 है और 8 यानी ये, तो दैट इज 0.3997। अब 0.3997 क्या होता है 1.28 से लेके 0 तक का एरिया पूरा, फ्रॉम दैट पॉइंट अप टू 0 अप टू सेंटर लाइन। तो ये 0.3997 इज दिस एरिया पूरा, ये शेडेड एरिया और ये अनशेडेड एरिया 0.3997 है, उसमें से जो अनशेडेड है वो 0.307 है, तो शेडेड कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो इसीलिए 0.3997 में से यानी ये टोटल एरिया ऑफ राइट साइड विच इज शेडेड एंड अनशेडेड में से अनशेडेड वाला पार्ट हमने माइनस किया तो हमें फाइनल आंसर मिला जो शेडेड एरिया, एंड ऑलवेज योर शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द फाइनल आंसर। तो दिस इज 0.0919। दूसरा इन लोग ने बोला था -0.37 एंड 0.62, तो माइनस तो यहाँ पे आएगा, ये 0 है तो इसके लेफ्ट, 0.62 पॉजिटिव है तो राइट में आएगा। अब तुम्हें ये पूरा शेडेड एरिया ढूंढना है, अब ये पूरा शेडेड एरिया ढूंढना है तो माइनस हो कि प्लस हो, 0.37 का पहले वैल्यू निकालोगे, 0.3 एंड 7 तो 0.1443। अब 0.1443 क्या रिप्रेजेंट करता है -0.37 से लेके सेंटर लाइन तक का एरिया, यानी ये लेफ्ट वाला शेडेड एरिया 0.1443 है। अब 0.62 का भी वैल्यू निकालोगे, 0.62 का यानी ये 0.6 एंड दिस इज 2, तो दैट इज 0.2324।
तो ये 0.2324 represents which area from 0.62 to center line, यानी ये राइट वाला शेडेड एरिया। तो राइट वाला 0.2324 है, लेफ्ट वाला शेडेड 0.1443 है, दोनों का हमें कंबाइंड ढूंढना है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो इसलिए ऐड किया है, because 1443 is this area and 2324 is this area. From that point till center line, जब भी तुम Z टेबल से जो वैल्यू लोगे, तो जो पॉइंट हमने मार्क किया है उस पॉइंट से सेंटर लाइन तक का एरिया तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे मेरे फाइल में लिखा है, और ये जब तुम लोग नॉर्मल का लेक्चर सुनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। AUTC जिसको मैं बोलता हूँ, दैट रिप्रेजेंट्स, या Z टेबल से जो वैल्यू मिलता है, दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम द मीन यानी द सेंटर लाइन अप टू दैट X और Z whatever is given। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा लेक्चर है BA07, इस फाइल में सारे टाइप के डायग्राम जो पॉसिबल है वो है, और अगर डायग्राम ऐसा है एक्सट्रीम राइट में शेडेड है या एक्सट्रीम लेफ्ट में शेडेड है, तो हम 0.5 माइनस AUTC करते हैं, जो AUTC का वैल्यू आता है, तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। अगर ऐसा है हमारा कि एक साइड पूरा शेडेड है और एक साइड का एक पार्ट शेडेड है, तो हम 0.5 में वो AUTC ऐड करते हैं। ऐसे मैंने सब डायग्राम के बारे में बताया। ये ऐसा है कि एक पॉइंट लेफ्ट में है, एक पॉइंट राइट में है, जैसे अभी हमारे डायग्राम में था, तो इसमें दोनों AUTC को ऐड करना होता है, दोनों AUTC। या तो लॉजिक से समझो कि मेरे को टोटल शेडेड एरिया ढूंढना है, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वैल्यू इसको, तो दोनों को ऐड करने से ही टोटल मिलेगा। बट जिसको लॉजिक नहीं समझता है, वो BA07 में मैंने खाली स्टेटमेंट दे दिया है कि डायग्राम ऐसा है तो क्या करना है, डायग्राम ऐसा है तो क्या करना है, और इसमें ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ डायग्राम्स आई हैव डिस्कस्ड। एक ऐसा भी होता है कि दोनों पॉइंट एक साइड है, बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द वन साइड, और बिटवीन बोला है, तो हायर AUTC माइनस लोअर AUTC, जैसे कि इसमें भी बिटवीन बोला है ना तुम लोगों को, और दोनों क्या था, एक साइड है, तो हम हायर AUTC माइनस लोअर AUTC करते हैं, राइट। यहाँ पे दोनों पॉइंट एक साथ एक साइड है और बिटवीन बोला है, तो हायर AUTC माइनस लोअर AUTC। तो नॉर्मल में या तो तुम्हें Z वैल्यू दिया रहेगा, या तुम्हें क्या दिया रहेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन इधर है, तुम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन भी देख के जाओगे या आधा घंटे का भी वो लेक्चर सुनोगे, तो ये काफी टॉपिक क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पे दिया है, इसका मंथली बिल का एवरेज है 1500 विच इज न्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन 715, और प्रोबेबिलिटी की बिल अमाउंट इज मोर देन 1800। तो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, x ग्रेटर देन 1800 ढूंढना, तो हमने z का वैल्यू ढूंढा x माइनस म्यू अपॉन st, आइदर द z वैल्यू विल बी गिवन टू यू, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया। z वैल्यू दिया है तो ये स्टेप नहीं करना है, z वैल्यू नहीं दिया है, नंबर दिया है, तो z वैल्यू ढूंढना। अब तुम्हें ये डायग्राम बनाना, हमेशा जब डायग्राम बनाओगे तो ये पूरा बनाने के बाद यहाँ पे तो वो वैल्यू लिख दोगे जो मीन का है, दैट इज 1500। अब हम लोग ने 1800 बोला है, तो 1800 ऑब्वियसली विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ 1500। 1300 होता तो वो 1500 के लेफ्ट में मार्क करते, और ग्रेटर देन बोला है तो जो भी पॉइंट हम मार्क करेंगे और ग्रेटर देन बोला है तो उसके राइट वाला एरिया शेडेड करना है, लेस देन बोला है तो उसके लेफ्ट वाला, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 1900, तो पॉइंट इज ऑन द राइट साइड, बट वो लेफ्ट का एरिया क्यों शेड किया, बिकॉज इट इज लेस देन, और जो शेडेड एरिया है उसकी वैल्यू तुम्हें ढूंढनी है, उसकी वैल्यू तुम्हें ढूंढनी, बट जो Z टेबल से मिलेगा वो क्या होगा, फ्रॉम सेंटर लाइन टिल दैट पॉइंट। तो ये 0.1628 इसमें क्या है, ये अनशेडेड एरिया ऑफ द राइट साइड। इसमें क्या है, 1500 से 1900 तक का AUTC जो होगा Z टेबल से, वो होगा 1500 से 1900 तक वाला एरिया।
और ये लेफ्ट वाला पूरा 0.5 है, हमें पता है। तो इसमें डायग्राम बना के करना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो नॉर्मल तो क्लियर है थोड़ा, और लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। और क्या डाउट्स है किसी को, एनीथिंग एल्स और टॉपिक से? यस यस आर्यू। सर फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग को एक्स दिया था वो क्वेश्चन में, बट अगर हम लोग को अगर एक्स नहीं दिया है, एक्स की जगह परसेंटेज दिया है या फिर दिया ही नहीं है कुछ, तो फिर उसके बाद कैसे फाइंड करेंगे हम लोग वैल्यू? वो भी मैंने ये सेकंड सम में रिवर्स, जिसमें एक्स ढूंढना और परसेंटेज दिया, राइट है ना। और एक यस। क्वेश्चन था जिसमें जेड दिया था, है ना, एक्स भी नहीं दिया था, परसेंटेज भी नहीं दिया था। दिस वेयर द वैल्यू ऑफ जेड, राइट। ओके। तो अब अगर परसेंटेज दिया है, जैसे कि ये है रिवर्स, तो तुम लोगों को एक्चुअली जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो देखो एक चीज सिर्फ नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ थोड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट। कि इसमें पहले तो तुम्हें मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ना? और वो लोग फिर बोलेंगे 4 और लेस, तो सबके मार्क्स होंगे, यानी 20 मार्क्स का है तो एटलीस्ट दे विल गिव यू 5 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 और 5 पार्ट्स, 4 मार्क्स ईच। इसमें तो ज्यादा पूछा है इन लोगों को, ये लास्ट ईयर का मुंबई का पेपर है, राइट। तो परसेंटेज वाला खाली ना एक ही आएगा उसमें से। 5 पूछा है तो 4 तो बिटवीन रहेगा, या मोर देन रहेगा, या लेस देन रहेगा, या वैसा रहेगा, राइट। क्लियर है? तो ऐसा ही क्वेश्चन आने यस। का चांस है। तो तुम लोग BA07 तो पहले सुनोगे ही, जब भी सुनोगे। उसके अलावा ना ये पेपर्स जो है, ये भी मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पास पेपर मिक्स एंड 24, तो इसमें मैंने नॉर्मल बेस ये सब का भी एक्सप्लेन किया है। ये मुंबई का पेपर, राइट। तो जो तुम लोग देख सकते हो, वो भी जो सम है वो भी। अब एक जो रिवर्स आएगा एक पार्ट, उसके लिए ये करना है। अब जो भी परसेंटेज दिया है, परसेंटेज अगर हम बात करें जब भी, तो जब परसेंटेज का डायग्राम बनाएंगे, तो जो सेंटर लाइन होता है दैट इज ऑलवेज 50%। सेंटर लाइन इज योर 50%, राइट। यस। न्यू लिखते हैं। अब 10% 20% दे देंगे। अब इसमें खाली तुम्हें डायग्राम बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो स्टेटमेंट पढ़ के ये देखना है कि वो लोवेस्ट 10% बोला है कि हाईएस्ट 10%। तो वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, क्योंकि अगर राइट साइड है तो जेड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ्ट साइड है तो जेड का वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, और उससे एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, हम जेड को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो स्टेप्स इसमें भी सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें 0.5 में से जो भी परसेंटेज दिया है वो माइनस करना। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड क्यों लिया है, क्योंकि क्या दिया है, ट्यूबलाइट रिप्लेस करने का दिया। व्हाट इंटरवल शुड बी अलाउड इफ नो मोर देन वर्ड नहीं आया, नो देन 10%। नो देन 10% मतलब 10% से ज्यादा नहीं। तो अगर हम राइट में 10% मार्क करेंगे तो वो तो 90% हो जाएगा, मतलब हम 90% रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसे एग्जाम स्कोर का है कि भाई सीईटी एग्जाम है या कोई प्रोफेशनल एग्जाम है, और उसमें से जो टॉप 10% है वही क्वालिफाई करेंगे सीट के लिए, या टॉप 20% क्वालिफाई करेंगे, तो हम वो लेफ्ट में मार्क नहीं करेंगे। लेफ्ट में मार्क किया मतलब वो तो बॉटम 10% क्वालिफाई हो रहा है, राइट। तो वो राइट में मार्क करेंगे। जब भी टॉप आता है, लोवेस्ट का करना है, क्योंकि ये तो ट्यूबलाइट रिप्लेसमेंट है, कंपनी कम से कम 10% से ज्यादा रिप्लेस नहीं करेगी। तो वो आइडेंटिफाई खाली राइट करना है, और उस वो भी क्यों राइट करना है कि लेफ्ट में है तो हम जेड नेगेटिव लेंगे, राइट में है तो जेड पॉजिटिव लेंगे। स्टेप्स तो यही करने हैं। पहले 0.5 माइनस जो भी परसेंटेज दी है तो 0.4 आए, फिर तुम्हें जेड टेबल में जाके 0.4 यहाँ पे ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? इधर नहीं, ये बीच में ढूंढना है, ये इधर। अब 0.4
comes कहाँ पे, between these two values. अब इसमें ना सब फैकल्टी अलग अलग सिखाते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जब भी बिटवीन दो वैल्यू है तो दोनों का एवरेज, मतलब 3997 का z वैल्यू क्या है, लेफ्ट में है 1.2 और ऊपर है 8, तो 3997 रिप्रेजेंट्स 1.28, 4015 रिप्रेजेंट्स 1.29, तो मैं 1.28 प्लस 1.29 डिवाइड बाय 2, मैं 1.285 लेके सॉल्व किए. बट सम फैकल्टीज कैन टीच विच मेथड इज आल्सो राइट, कि जो भी क्लोजेस्ट है वो वैल्यू ले लो. 0.40 के ज्यादा क्लोज कौन सा है, ये 3997 ज्यादा क्लोज है और ये थोड़ा दूर है, तो 1.28 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 1.285 लेके भी सॉल्व कर सकते हो. तो मैंने तो एवरेज लिया है, मैंने लिखा कि 0.3997 इज 1.28 एंड 4015 इज 1.29, तो z का वैल्यू मैंने एवरेज लिया. अब क्योंकि वो लेफ्ट ऑफ द मीन है तो z विल बी नेगेटिव, ये याद रखना है, तो मैंने बोला यहाँ इसलिए लिखा भी है. ओके सर. और फिर ये फॉर्मूला में डालना है और x ढूंढनी, तो z नेगेटिव डालेंगे और अगर राइट में है तो खाली 1.285 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, राइट. और ये भी वो BA 07 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट. ये सारे क्वेश्चन इसमें जो है ना आई हैव डिस्कस्ड, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट अगर ये टॉपिक है. और ये टॉपिक मुझे ऐसा इंस्टिंक्ट है कि 15 या 20 मार्क्स का तो आएगा ही तुम लोगों को, मुझे तो 20 मार्क्स का ही लग रहा है आएगा. बेस थ्योरम, बाइनोमियल भी आएगा ही और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स तो काफी होंगे ही, एटलीस्ट 60 मार्क्स तो होने चाहिए. और कौन सा कोई टॉपिक बच गया है या कोई सम है जो तुम लोगों को डिस्कस करना है? Anyone have any other? तो ये है, और नहीं तो DM भी कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, राइट ना. कुछ भी और क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस भेज देना ग्रुप पे या DM पे एंड आस्क मी. तो ऑल द बेस्ट आरजू एंड नूतन. बाकी इसका भी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा 1-1.5 घंटे में.